लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट ऑन एमएमसी। मैं शनि यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं टारगेट ऑन एमएमसी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं एसी फंडामेंटल को। एसी फंडामेंटल में हमने देखा है अभी तक कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, इस बारे में हमने एनालिसिस की। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स पे, लेकिन उससे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं फेजर्स के ऊपर। यानी फेजर्स क्या है, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जानेंगे। सो हेडिंग लिखते हैं फेजर, यानी फेजर के बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। जरा एक बार कलर बना लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेजर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में जहां हम लोग थे उसके आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज आज हम लोग बात करेंगे फेजर्स के बारे में। फेजर्स, फेजर, फेजर ऑफ, फेजर बस लिखो, ऑफ क्या लिखना उसमें। फेजर्स, फेजर्स क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें फेजर्स के बारे में, तो हम लोग कहेंगे कि भैया फेजर हम लोग बनाते क्यों हैं, फेजर हम लोग बनाते क्यों हैं। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज है, फेजर एनालिसिस जो होता है वो साइनसॉइडल एनालिसिस से आसान होता है। सबसे पहली चीज, साइनसॉइडल एनालिसिस जो होता है वो टाइम डोमेन में होता है, माने वो हर समय पे आपको बताएगा कि कैसी चीजें चल रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो फेजर एनालिसिस जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल का इंफॉर्मेशन देगा, मैग्नीट्यूड और एंगल का इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगा। पहली बात मैं कहता हूं एडवांटेज क्या है इसका। सबसे पहला कि टाइम डोमेन एनालिसिस में आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं टाइम डोमेन एनालिसिस से आसान होता है कौन, फेजर एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस से आसान, एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, ऐसे लिखो, एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, को आसान बनाने के लिए, आप क्या करते हो, के लिए हम क्या करते हैं, फेजर एनालिसिस करते हैं, फेजर एनालिसिस करते हैं, फेजर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली चीज ये क्या, किन किन बातों को रिप्रेजेंट करता है, ये किन किन बातों को बताता है। ठीक है, तो फेजर एनालिसिस जो बताता है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो सकता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या हो सकता है, करंट हो सकता है। इन सारी बातों को ये क्या करता है, दर्शाता है। मैं कहूंगा यह आरएमएस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी को दर्शाता है, यानी बताता है। और उसके साथ साथ क्या देता है, फेज डिफरेंस, या आपको क्या देगा, एंगल देगा, है ना। या इसके साथ साथ क्या देगा, फेज डिफरेंस, ये क्या देगा आपको, एंगल देता हुआ नजर आ जाएगा। यानी ये आपको क्या मिलेगा, फेज डिफरेंस, और और नहीं, और या एंगल को दर्शाता है या बताता है ना। ये दो बातें। एक बात हमेशा याद रखिए कि मैक्सिमम वैल्यू को नहीं देता, किस वैल्यू को देता है, आरएमएस वैल्यू को ये बताएगा, आरएमएस वैल्यू को ये दर्शाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन है उसको क्या करेगा, आसान करेगा।
हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो मेजरली किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर के कैलकुलेशन को आसान बनाता है ना। इसके कैलकुलेशन को क्या करेगा, बिल्कुल आसान बना के आपको दे देगा, आसान बना के आपको रिप्रेजेंट करवाएगा। ठीक है, अब कैसे करेगा, ये क्या चीजें हैं इसमें हम लोग बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक तो आपके पास क्या होगा, एक आपके पास मैग्नीट्यूड होगा आरएमएस वैल्यू में, दूसरा आपके पास क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा या क्या होगा, एंगल होगा, किसमें, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के कैलकुलेशन को क्या करेगा, आसान बना के आपको दे देता है। ठीक है, इतना ठंडा है एसी, रुक जाओ थोड़ा बढ़ाने दो। ठीक है, ठीक है, बेस आपको आसान बना के बेटर एनालिसिस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि भैया कैसे ये करता है, कैसे ये रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। इसके पास दो चीजें हैं। पहला आपके पास क्या है, अगर मैं कहूं ये आपके पास, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, कैसा क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस कितना 3i आपको दिया गया है। यानी जेड का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो कितना बन जाएगा, 4 प्लस कितना 9 बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा, अंडर रूट में कितना 13 इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अंडर रूट में 13 इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी अगर मैं बात करूं कि भैया इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे tan इनवर्स कितना b बाई कितना a, इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा थीटा। यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, जो भी एंगल आएगा उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि भैया ये कितना आ रहा होगा। अब मैं 3/2 का तो नहीं बता पाऊंगा, कैलसी नहीं रखा हूं, सो मैं कहा ये इसका क्या बन गया, एंगल बन गया। अब इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसी नंबर को। किस नंबर को, ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप दो तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला तरीका है, अगर आपने क्या करना है, इस तरीके से, अगर मैं कहता हूं ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं ये आपके पास कैसा फॉर्म हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। यहां पे मैं कहता हूं रियल एक्सिस, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस बन जाएगा, और ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगा। ऐसा हम लोगों ने बात किया था। अगर हम देखेंगे तो आप कहेंगे 2, यानी 2 कहां आएगा, यहां पे आएगा, और क्या कहेंगे 3, तो यहां पे अगर आप देखेंगे 3i आपको यहां पे मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा, 2i यहां पे मिल जाएगा। यानी z इज इक्वल टू 2 प्लस कितना 3i यहां पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i मिल जाएगा। इसी का अगर मैं बात करूं फेजर रिप्रेजेंटेशन, इसी की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन आपको कैसा मिल जाएगा, रियल एक्सिस। फेजर रिप्रेजेंटेशन आपको कैसा मिल जाएगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कितना हो गया, ये फॉर्म जो था इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। और ये जो फॉर्म आया, यानी अगर आप इसको पोलर में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, एंगल जेड एंगल क्या थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट में 13, और ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, एंगल भी लिखना पड़ेगा,
तो अगर मैं इसका पोलर फॉर्म लिखता हूं, इसका मैं पोलर फॉर्म लिखता हूं, सो पोलर फॉर्म क्या बता रहा है कि भैया देखो ऐसा होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखो और फिर क्या लिखो, एंगल लिखो। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट में कितना 13 हो गया, और इसका एंगल कितना बन गया, एंगल बन गया tan इनवर्स कितना 3 बाई कितना 2 बन जाएगा, इसका एंगल बन जाएगा, है ना। यहां से अगर मैं देखूं तो आपको नजर क्या आएगा, यहां पे आपके पास दो बातें, यहां पे कोई रियल और इमेजिनरी एक्सिस नहीं होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल्स को। ये कहेगा 0 डिग्री और ये क्या कहेगा भाई, ये कहेगा कि 90 डिग्री, ये क्या कहा 90 डिग्री, ये क्या कहेगा 180 डिग्री और ये क्या कहेगा 270 डिग्री। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कहा ठीक है, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 मैं निकाल लेता हूं, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13 कैसे मिलेगा। सो मैं कहूंगा अंडर रूट 13 अगर मैं देखा, सपोज कर लीजिए मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में ही है, माने मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होना ही है। सो मैं कहा सपोज करिए ये इसका क्या होगा, एंगल होगा। अब ये फ्री टू मूव है कि कहीं भी ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, कहीं पे भी ये घूम सकता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है किस एंगल पे इसे रोकना है। ये आपके ऊपर डिसाइडेड है कि भैया ये किस एंगल पे रुकेगा, है ना। अब रोकना कहां पे है, tan इनवर्स 3 बाई 2 पे। तो मान लिया कोई पॉजिटिव एंगल होगा, और पॉजिटिव एंगल को हम लोग किस में नापते हैं, पॉजिटिव एंगल ऑलवेज मेजर इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं कहा इसको हम लोग कहां मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट में कितना 13, इसका मैग्नीट्यूड बन गया। और एंगल कितना हो गया दोस्त, एंगल हो गया कितना tan इनवर्स 3 बाई कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये इसका क्या हो गया, एंगल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये इतने से क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, माने आगे की तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट में 13 है। जो आपके पास ये वेव शेप है, इसी वेव शेप को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वेव शेप को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जहां पे हम लोग बात करेंगे किसका, अभी बता देता हूं, छोड़ो लास्ट की बात ही छोड़ो, अभी बता देता हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप लिख रहे हो पोलर फॉर्म में, तो कैसे लिखते हो, पोलर फॉर्म में क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, और यहां पे क्या लिखते हो, कॉस थीटा प्लस कितना आई साइन थीटा। ऐसे मैंने बताया था, आई साइन थीटा, इस तरह से मैंने बताया था। यही क्या था, इसका पोलर फॉर्म था। और यहां पे आपके पास एंगल है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। लास्ट में अब कह रहा हूं लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा, जहां पे ई की पावर आयोटा की टर्म में हम लोग साइन और कॉस को लिखते हैं, वहां से भी ये बात निकल के आती है, ठीक है। अभी बस आप इतना जानो कि भैया ऐसी ऐसी चीज है कि भैया ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस इतनी बात जानो कि मैग्नीट्यूड और एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इन केस ऑफ एसी फंडामेंटल के केस में ये मैग्नीट्यूड किस में हो जाता है, आरएमएस वैल्यू में लिखा जाता है। ये मैग्नीट्यूड किस में लिखा जाएगा, आरएमएस वैल्यू में लिखा जाएगा, ठीक है। सो चलिए, ये बात हो गई फेजर की। अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स की। अब मैं बात करता हूं बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स की। बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बिहेवियर के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट का बिहेवियर होगा कैसा। अगर एक एसी सोर्स लगाएं तो उसका बिहेवियर होना कैसा चाहिए और कैसा वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो बिहेवियर की बात करें तो पहला एलिमेंट ले लेता हूं मैं, रेसिस्टिव। पहला एलिमेंट क्या ले लेता हूं, रेसिस्टिव एलिमेंट ले लेता हूं। अगर आप पहला एलिमेंट रेसिस्टिव ले रहे हो तो इसका सर्किट अगर मैं देखूं तो इसका सर्किट मैं बनाता हूं कुछ इस तरह से कि भैया ये आपके पास एक रेसिस्टिव एलिमेंट है, और इसके ऊपर आपने एक साइनसोइडल वेव शेप लगाई है। क्या लगाई है, एक साइनसोइडल वेव शेप आपने लगाई है। इसकी वैल्यू R लिखोगे। मैंने कहा ये कितना है, दिस इज V ऑफ क्या, T है, और यहां पे फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल्स टू 0 हर्ट्ज आपको दी गई है, नॉट इक्वल्स टू 0 हर्ट्ज आपको दी गई है।
ये करंट क्या है, आई ऑफ टी है। ये करंट कितना है, आई ऑफ टी है। मैं कहता हूं ये रेसिस्टिव एलिमेंट है, रेसिस्टिव एलिमेंट है या रेसिस्टर है। रेसिस्टिव लिखने के बजाय रेसिस्टिव तो प्रॉपर्टी हो गई, इसको मैं कहता हूं ये क्या हो जाएगा, रेसिस्टर बन जाएगा। ये क्या बन गया, रेसिस्टर है या रेसिस्टेंस भी बोलते हैं कि भैया ये क्या, रेसिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, प्रॉपर्टी है। चलिए रेसिस्टेंस लिख देता हूं, रेसिस्टेंस। मैंने कहा भैया एक रेसिस्टर आपने कनेक्ट कर दिया है, यहां पे एक रेसिस्टर आपने कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं कहता हूं कि V ऑफ टी कितना है, Vm साइन ओमेगा कितना है, T आपको दिया गया है, ठीक है। V ऑफ टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा T आपको दिया गया है, ठीक है। नाउ अगर ये आपको दिया गया है तो मैं कहता हूं करंट बताओ, करंट कितना जा रहा है, तो मैं कहूंगा I ऑफ टी इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। आप क्या कहोगे, करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ओम्स लॉ से देखें, चलो ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V बाई कितना, R हो जाना चाहिए। V बाई कितना हो जाना चाहिए, R हो जाना चाहिए। तो करंट I ऑफ टी आपको निकालना है। I ऑफ टी सोर्स कितना लगा है, V ऑफ टी लगा है, अपॉन में रेसिस्टर की वैल्यू R है। नाउ सारी वैल्यू को अगर आप यहां रख दो, I ऑफ टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, Vm साइन ओमेगा क्या बन जाएगा, T बन जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। यहां से अगर देखें तो I ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Im, और ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। बोलो भाई, Im साइन ओमेगा क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। बात समझ में आई, इसकी वैल्यू आपको इतना मिल जाएगी, Im साइन ओमेगा T मिल जाएगा। अब एक चीज देखो ना, एक बात समझो जरा, अगर मैं कहूं कि कंपैरिजन करते हैं किसके किसके बीच में, कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच में कंपैरिजन करूं, किसके किसके, वोल्टेज और करंट के बीच में मैं क्या करता हूं, कंपैरिजन करता हूं। वोल्टेज और करंट के बीच में मैं क्या करता हूं, कंपैरिजन करता हूं, ठीक है। सो चलिए कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसके किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। सो वोल्टेज का वेव शेप देखो क्या है, V ऑफ टी इज इक्वल टू कितना, Vm साइन ओमेगा ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बन गया, ठीक है। और I ऑफ टी देखो कितना बन गया, ये स्मॉल v है, ये क्या है, स्मॉल i है। स्मॉल v और स्मॉल i किसको दिखाता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में दर्शाता है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट, किसी भी समय पे उसकी क्या वैल्यू है, इस बात को वो क्या करता है, बताता है। मैंने कहा वोल्टेज इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो यहां से मैं लिखूं तो ये क्या बन गया, Im साइन ओमेगा टी। बोलो भाई, अच्छा इस बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखो देखो जरा देखो, और थोड़ा सा मैं डिटेलिंग करता हूं, इस बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, कैसे लिखूं, मैंने कहा I ऑफ टी अगर मैं लिखूं, I ऑफ टी, तो ये हो गया Vm साइन ओमेगा कितना बन गया, T बन गया, अपॉन में क्या हो गया, R हो गया। सो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, I ऑफ टी इज इक्वल टू कितना, Vm अपॉन में R, और इसे मैं कहता हूं क्या, साइन ओमेगा T लिख सकता हूं, है ना भाई। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसी को मैं क्या कह देता हूं, इसी को मैं कह देता हूं Im, इसी को मैं क्या कह दिया, Im, और ये क्या बन गया, साइन ओमेगा T बन गया, है ना भाई, ये क्या बन गया, साइन ओमेगा T। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द वेव शेप ऑफ साइन, साइन की वेव शेप में मैं इंटरेस्टेड हूं। नाउ इन दिस केस अगर मैं कहता हूं कि आप जरा कंपेयर करिए किसका, करंट और वोल्टेज के वैल्यू को, करंट और वोल्टेज के वेव शेप को, तो आप कहोगे दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, दोनों साइन साइन में लिखे गए हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी देखिए, ये भी किस में है, ओमेगा टी, और ये भी किस में है, ओमेगा टी। इट मींस इन दोनों साइनसोइडल वेव शेप का कंपैरिजन पॉसिबल है, इन दोनों वेव शेप का कंपैरिजन
पॉसिबल है। अगर कंपैरिजन पॉसिबल है, इसका मतलब मैं कंपेयर कर सकता हूं, बता सकता हूं कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। वो अलग बात है, एक वेव शेप वोल्टेज का है और दूसरा वेव शेप किसका है, करंट का है। लेकिन वेव शेप सेम है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इस वजह से कंपैरिजन करना इजी है। तो मैं अगर कंपेयर करूं तो ऑन कंपैरिजन मेरे को मिलेगा क्या, ऑन कंपैरिजन मेरे को मिलेगा क्या। अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों ही साइनसॉइडल वेव शेप है, तो मेरे को सबसे पहली बात क्या मिली, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, वो 0 है। तो मेरे को मिला वोल्टेज। देखो अगर मैं देखूं तो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0, यानी वोल्टेज, पहली बात मेरे को क्या मिली, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों ही किस में है, सेम फेज में लिखे गए हैं, है ना। यानी फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। ये दोनों ही क्या है, सेम फेज में लिखे गए हैं। दूसरी बात क्या कहता हूं, मैं कहा करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो गया। और अगर मैं आईएम देखूं तो आप कहोगे V अपॉन में R है, Vm अपॉन में कितना है, R है। अगर Vm अपॉन में R है तो इसका मतलब मैं क्या इस बात को सत्यापित कर सकता हूं क्या, इस वाले रिलेशन से मैं एक बात नहीं लिख सकता क्या, कि Vm की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होगी किससे, Im से, क्योंकि यहां पे वोल्टेज क्या हो गया, रेसिस्टेंस से डिवाइड हो गया, वोल्टेज की वैल्यू रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दिए, तो यहां पे Im की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई Vm से, Vm क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अरे बोलो यार, आसान है ना, कि यहां पे क्या हो गया, Vm की वैल्यू ज्यादा हो गई किससे, रसिस्टर से। यानी ये दो कंक्लूजन पे मैं आ गया। पहला कंक्लूजन ऐसा कि रेसिस्टेंस, करंट और वोल्टेज क्या है, सेम फेज में है। और दूसरा कंक्लूजन ऐसा कि Vm की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, Im से, Im से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये दो बातें मैंने यहां से निकाल ली इस कंपैरिजन करने से। तो मैं कहा करंट भी सेम फेज में है, वोल्टेज भी क्या है, सेम फेज में आपको दिया गया है। नाउ व्हाट, अगर मेरे को इसका फेजर बनाना हुआ, अगर मुझे इसका फेजर बनाना हुआ, तो किसका मैं फेजर बनाना चाहता हूं, मैं फेजर लिखना चाहता हूं वोल्टेज का, यानी V ऑफ t का। तो ये क्या बन जाएगा, Vm, और ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा t बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, I ऑफ t इज इक्वल्स टू Im, और ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी बन जाएगा, है ना भाई, साइन ओमेगा टी बन जाएगा। अब फेजर क्या कहता है, फेजर कहता है कि भैया आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए। फेजर क्या कहता है, आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करिए। सो अगर मैं फेजर इसका ड्रॉ करता हूं, सो फेजर किस तरह से ड्रॉ होगा, तो फेजर के लिए आपको क्या होना चाहिए, फेजर रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं फेजर ड्रॉ करूं तो ये फेजर आपको कैसा मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी अगर मैं कहूं V का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखो फेजर रिप्रेजेंटेशन में, तो क्या लिखोगे, Vm अपॉन में कितना, √2, यही तो इसका आरएमएस वैल्यू होगा, साइनसॉइडल वेव शेप है। दूसरा मैं कहता हूं I ऑफ t, यानी अगर मेरे को तो फेजर लिखना है तो माने वोल्टेज और एंगल आपको चाहिए होगा, तो टाइम डोमेन गायब हो जाएगा, और इसको मैं कह देता हूं थीटा, और करंट को मैं क्या देता हूं, I एंगल कितना, फाई लिख देता हूं ऐसे फॉर क्लियरिटी के लिए, माने ये किस एंगल में होगा, तो Im बाई कितना, √2। यहां पे देखो तो कितना हो गया, 0, तो एंगल 0 मिल गया, और यहां पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, एंगल 0। ये दो बातें आपको मिल गई, ठीक है। आपने आरएमएस वैल्यू लिख दिया। अब मैं कहा फेजर बनाओ, अब मैं आपसे कहता हूं इसका फेजर बनाओ। सो अगर आप इसका फेजर बनाओगे तो ये फेजर आपको कैसे नजर आएगा, ये फेजर आपको कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा। कैसे, कह रहा है दोनों ही किस पे हैं, सेम फेज पे हैं, दोनों ही किस पे हैं, सेम फेज पे हैं।
तो एक को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वोल्टेज से, चलिए ब्लैक तो है ही, रेड वाले को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, वोल्टेज से। तो मैं कहा ये भी 0 डिग्री पे है, किस पे, वोल्टेज रेड वाला है, तो ये भी कहां पे है, 0 डिग्री पे रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, ये 0 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे डिग्री कितना है, 0 डिग्री, है ना। और ये कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 180 डिग्री, और ये कितना है दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं 270 डिग्री पे रखा गया है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो करंट है, करंट भी 0 डिग्री पे है, करंट भी कहां रखा गया है, 0 डिग्री पे रखा गया है, करंट भी 0 डिग्री पे। लेकिन बात ऐसी है कि Im की वैल्यू कम है, तो इससे कम मैं दिखाऊंगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, और यहां पे मैं कहता हूं IRMS हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेड वाला VRMS हो जाएगा, VRMS हो जाएगा। दोनों ही देखिए सेम फेज में है, यानी सेम फेज का मतलब होता है प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अगर सेम फेज में है तो ये किस केस में हो सकता है, ये आपके पास प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में हो जाएगा। प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही सेम फेज में आ जाएगा, यानी दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं कहूंगा बार बार मैं इस चीज को नहीं बताऊंगा, अब मैं सिर्फ वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखूंगा, वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखूंगा, बार बार ये 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करके काम नहीं करना है। यानी अब अगर मैं फेजर ड्रॉ करूंगा, सो इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे बनाऊंगा, यानी अब मेरे को सिर्फ वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखना है, तो मैं कहूंगा इसका फेजर मैं कैसे बना रहा हूं, इसका फेजर सिंपली मैं कहता हूं कि भैया देखो, एक आपके पास क्या है, वोल्टेज है, तो ये आपने वोल्टेज बना दिया, और एक आपके पास क्या है, करंट है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, करंट की वैल्यू सेम फेज में रहेगी, इसी पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा, इसी पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा, है ना, इसी पे आपको ऑब्टेन हो जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाती है, ये वैल्यू कहलाती है IRMS, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, IRMS, और ये रेड वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा VRMS, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, VRMS। ये आपके पास दो फेजेस आ जाएंगे, ये आपके पास क्या हो गया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम मिल गया, प्योर रेसिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम आपको ऑब्टेन हो गया। नाउ ये तो आपने देख लिया फेजर रिप्रेजेंटेशन, या आपने कहा कि फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, एक प्योर रेसिस्टिव सर्किट का, यानी वोल्टेज और करंट क्या होगा, सेम फेज में आपको ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर मैं कहता हूं एवरेज पावर बताइए कि ये एवरेज पावर कितना ड्रॉ कर रहा होगा, कौन सा, ये वाला सर्किट एवरेज पावर कितना ड्रॉ कर रहा होगा। सो अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं, मैं कहता हूं पावर मैं कैलकुलेट करता हूं, या मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कितना, कि कितना पावर ये खींच रहा होगा, सोर्स से ले रहा होगा, इसका पावर क्या है। सो मैं कहता हूं कैलकुलेशन ऑफ पावर, पावर की हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, पावर की हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन। सो इसका कैलकुलेशन कैसे करें, आप कहोगे कि पावर का जो फॉर्मूला होता है पी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है, ऐसा करें एनर्जी का ना, पी एवरेज पावर निकालने के लिए पी ऑफ टी निकालना पड़ेगा, यानी मैं कहता हूं क्या, 0 से पूरे टाइम पीरियड के लिए आप क्या चले जाइए, पी ऑफ टी, इंस्टेंटेनियस पावर को आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी पी एवरेज इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे आप कहेंगे पी एवरेज अगर मेरे को लिखना है तो कहां से कहां तक मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूं मैं कहता हूं आपको चाहिए कितना, पी एवरेज चाहिए, पी एवरेज इज इक्वल टू 0 से कहां तक, टी तक, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, v ऑफ टी इंटू कितना, i ऑफ टी इंटू कितना, dt आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यानी पी एवरेज अगर मैं देखूं, पी एवरेज में देखूं
तो वो आपको कैसा दिखेगा, 0 से कहां तक, t तक, और v ऑफ t को क्या लिखूंगा, vm साइन ओमेगा t, और इनटू कितना, im, और क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा t बन जाएगा, इनटू कितना, d ओमेगा t बन जाएगा, है ना, d ओमेगा t बन जाएगा। नाउ चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जगह बचा लेते हैं। जगह इसकी बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने को अभी बहुत कुछ लिखना है। तो हम लोग कहते हैं कि आपको क्या लिखना है, P एवरेज इज इक्वल्स टू 0 से कहां तक, अभी टाइम पीरियड नहीं रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज देखिए आपके पास क्या है, अभी बताऊंगा टाइम पीरियड क्यों नहीं रख रहा हूं। वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी, V ऑफ t इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी, I ऑफ t इज इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी। सो यहां पे लिख रहा हूं कितना, Vm sin ओमेगा टी इंटू कितना, Im sin ओमेगा क्या बन जाएगा, t इंटू कितना, d ओमेगा क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। बोलो भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद दिख रहा है, शायद नहीं, सही दिख रहा है, ठीक है। d ओमेगा क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। कैमरा में घुस जाएंगे का, हाँ घुस जाएंगे। यहां देखो, यहां देखो, साइन ओमेगा टी का अगर मैं ग्राफ खींचूं, साइन ओमेगा टी का अगर मैं ग्राफ खींचूं, तो इसका टाइम पीरियड 0 से कहां तक होता है, 2 पाई तक होता है। साइन ओमेगा टी का अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो इसका टाइम पीरियड 0 से कहां होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, आप अपने फेजर में मत मार्क कर लेना, क्योंकि जो मैं मार्क कर दूंगा वहां पे आप मार्क कर देंगे, ये मेरे को पता है ना। जैसा मैं लिख दिया वैसा भी आप क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैं बस आपको बताने के लिए कह रहा हूं, और वैसे ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सो आपके पास जो फेजर हुआ, इसका टाइम पीरियड कितना, जो टाइम हुआ, टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई से क्या होता है, ये अपने आप को रिपीट करता है, साइन वाला टर्म। अगर ये 2 पाई से रिपीट करता है तो दोस्त इसका टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। यानी पी एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, पी एवरेज की बात करेंगे 0 से कहां तक, 2 पाई तक, ये हो जाएगा Vm, और क्या बन जाएगा, Im, और यहां पे देखोगे तो बड़े प्यार से साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और मेरे हाथ में खुजली मचना स्टार्ट, क्यों, क्योंकि यहां पे स्क्वायर का टर्म आ गया। यानी पी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा 0 से कहां तक, 2 पाई तक, और ये वैल्यू आ गई Vm इंटू कितना, Im, और ये 1 माइनस कितना बन जाएगा, cos 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना, 2 बन जाएगा, अपॉन में 2, और ये बन जाएगा डी ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है भाई, डी ओमेगा टी बन गया। अब यहां से देखो पी एवरेज निकालता हूं, पी एवरेज निकालता हूं, पी एवरेज इज इक्वल्स टू Vm अपॉन में कितना, Im, 0 से कहां तक, 2 पाई तक, 2 पाई तक, और यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कितना, cos 2 ओमेगा टी। अच्छा 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी बेचारे को बाहर भेज दो, इसको भी बाहर भेज दिया मैंने। अच्छा अगर ये बाहर आ गया मेरे दोस्त, तो यहां पे क्या बच गया, ओमेगा टी इंटू कितना हो गया, डी ओमेगा टी बन गया, डी ओमेगा टी बन गया। मैंने कहा पी एवरेज मैं निकालता हूं, पी एवरेज इज इक्वल टू Vm अपॉन में कितना, Im बाई कितना, 2, और इसको अगर देखेंगे आप 0 से कहां तक, 2 पाई तक, I इंटू कितना, डी ओमेगा टी माइनस, अरे इतना तेज क्यों चल रहे हैं, कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, ये सब बता चुका हूं। 0 से कहां तक, 2 पाई तक, और ये क्या बन जाएगा, cos 2 ओमेगा टी इंटू कितना, डी ओमेगा टी। बोलो भाई, बोलो भाई, यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पी एवरेज की वैल्यू, पी एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी कितना, Vm अपॉन में Im बटा कितना, √2, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी, और ये कहां से कहां तक, 0 से कहां तक, 2 पाई तक चला जाएगा, 0 से कहां तक पहुंच गया, 2 पाई तक, ये आपको मिल गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आप कहोगे आपके पास जो वैल्यू आ रही है, आपके पास जो वैल्यू आ रही है, अच्छा जब हम लोग एवरेज निकालते थे तो हम लोग क्या कंसीडर करते थे, हम लोग कहते थे कि भैया इसका टाइम पीरियड कितना है, टी तक अगर जा रहा है, टाइम पीरियड कितना तक जा रहा है, टी तक जा रहा है, तो हम लोग इसका टाइम पीरियड टी ले लेते थे। यानी यहां पे अगर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा,
माने आपके पास 2 पाई होगा, आपके पास हो सकता है पाई के लिए ये टाइम पीरियड निकाला जाए, है ना। इस तरह से आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर यहां पे आप देखें तो आपके पास ये वैल्यू मिल गई। अच्छा, यहां पे हमने 1/t तो निकाला ही नहीं, एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे आपको 1/t रखना पड़ेगा फॉर्मूले में। फॉर्मूला भूल गया ना, भूलने गया, छूट गया। यहां पे क्या हो गया 1/t, और यहां पे भी आपको पूरा क्या करना पड़ेगा 1/t के साथ आना पड़ेगा, 1/t के साथ आना पड़ेगा। 1/t माने कितना हो जाएगा 2 पाई, और यहां पे आपको कितना रखना पड़ेगा 2 पाई के साथ, 1 बाई कितना 2 पाई के साथ, ठीक है। यहां पे देखते जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा 2 पाई के साथ, और यहां पे कितना हो जाएगा 2 पाई के साथ, यहां भी 2 पाई के साथ, ठीक। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एवरेज इज इक्वल टू वीएम अपॉन में आई एम अपॉन में 2 इंटू कितना 2 पाई इंटू, यहां पे ओमेगा की जगह पे क्या रखोगे 2 पाई माइनस कितना 0, है ना। 2 पाई माइनस कितना 0, यानी पी एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो पी एवरेज इज इक्वल टू वीएम अपॉन में आई एम अपॉन में 2 इंटू 2 पाई इंटू कितना 2 पाई, सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी वीएम अपॉन में कितना आई एम अपॉन 2, यानी पी एवरेज को अगर मैं आरएमएस के टर्म में लिखूं, पी एवरेज को आरएमएस के वीएम अपॉन में कितना √2 इंटू कितना आई एम अपॉन में √2 बन जाएगा। बोलो भाई, पी एवरेज को इस टर्म में लिखता हूं तो आपको ये वैल्यू देखने को मिल जाती है, यानी एवरेज वैल्यू क्या आया, रेसिस्टर के अक्रॉस एवरेज वैल्यू क्या आया वी आर एम एस इंटू कितना आई आर एम एस, इसकी क्या आ गई एवरेज वैल्यू निकल के आ गई, एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। यानी मुद्दा क्या है, अब मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं, अब मेरे पास कुछ बातें निकल के आ गई। पहली बात आ गई कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, किसमें रहेगा सेम फेज में बना रहेगा, दैट इज इसका क्या होगा सेम फेज में बना रहेगा, कोई भी इसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। सेकंड बात क्या आ गई, सेकंड बात ऐसी आ गई कि आपके पास पी एवरेज कितना है, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू कितना आई आर एम एस कर दीजिएगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। और तीसरी बात क्या समझ में आ गई, तीसरी बात आपको एक बात समझ में आई क्या कि आपका वीएम की वैल्यू, आपके वीएम की वैल्यू क्या होगी, आपके वीएम की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन होगी किससे करंट से, आपके वीएम की वैल्यू इज ग्रेटर देन आई एम, इज ग्रेटर देन आई एम, क्योंकि आई एम इज इक्वल टू कितना होता है वीएम बटा आर, है ना। इस वजह से ये बात मैंने कह दिया कि वीएम की वैल्यू क्या है ग्रेटर है आई एम से, बात समझ आई। अब मैं एक काम करता हूं, इसका मैं फेजर ड्रॉ करता हूं, फेजर कह रहा हूं, इसका मैं टाइम डोमेन में एनालिसिस करता हूं, इसका मैं टाइम डोमेन में क्या करता हूं एनालिसिस करता हूं। सो टाइम डोमेन में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वेव शेप आपको मिल जाएगा, कुछ इस तरह से आपको वेव शेप ऑब्टेन हो जाएगा। कैसा, यहां देखिए, अगर आप टाइम डोमेन में एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से वेव शेप ऑब्टेन होने लगेगा। चलिए यहां तक कर लेते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी कितना रखता हूं ओमेगा टी रखता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या रख दिया मैंने ओमेगा टी रख दिया। ध्यान दीजिएगा, अब आपकी सारी विद्या काम आएगी जो आपने पहले पढ़ा है। यहां पे मैं कहता हूं वीएम को भी रिप्रेजेंट, यहां पे वी ऑफ टी को भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे मैं किसको किसको वी ऑफ टी को भी रिप्रेजेंट करूंगा, और किसको रिप्रेजेंट करूंगा आई ऑफ टी को भी मैं क्या करूंगा रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। आई ऑफ टी को भी मैं क्या करूंगा रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, सबसे पहला काम कि मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहला एक और चीज मैं लिख लेता हूं, एक और चीज मैं आपको लिख के दे देता हूं। मैंने कहा v ऑफ t जो है वो है वी एम साइन ओमेगा, कितना आ रहा था अपने पास t आ रहा था, और i ऑफ t कितना आ रहा था आई एम साइन ओमेगा t आ रहा था।
दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अच्छा मैं पीवी की बात, पी एवरेज की मैं बात करूं, मैं किसकी बात करूं, पी एवरेज की अगर बात करूं, सो अगर मैं पावर की ही बात कर लूं, जनरली ऐसे भी मैं देख लूं, दोनों ही चीजों से मैं आपको दिखा देता हूं कि जब आपने पावर निकालना शुरू किया था, जब आपने पावर कैलकुलेट करना शुरू किया था, तो इसके अंदर आपके पास क्या आ गया, 2 ओमेगा टी आ गया, 2 ओमेगा टी। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब 2 ओमेगा टी आ जाएगा तो वेव शेप 2 बार घूम जाएगा एक टाइम पीरियड में। अरे बोलो भाई, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वेव शेप एक टाइम पीरियड में कितनी बार घूम जाएगा, 2 बार घूम जाएगा, यानी एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एवरेज पावर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। देखो कैसे कैसे, मैं एक और तरीके से आपको दिखा सकता हूं। मैं कहा अगर आप पी एवरेज निकालना चाहते हो या पी एवरेज आप बनाना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे कि सर ऐसा करो v ऑफ टी इंटू कितना कर दो, i ऑफ टी लिख दो, यही आपके पास एवरेज आ जाएगा। यानी वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, या आप ऐसे कर लो पी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे लिखो, छोड़ो सारी बातें ही छोड़ो, एक ही को मैं लेके बात कर लेता हूं। मैं एक ही को लेके बात करूं तो आप कहोगे वी स्क्वायर बटा कितना आर लिख सकते हो आप, हाँ मैंने कहा हाँ लिख सकता हूं। तो यहां पे लिखोगे क्या, वीएम स्क्वायर अपॉन में कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, और अपॉन में क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी 1 माइनस क्या बन जाएगा, cos 2 ओमेगा टी बन जाएगा, cos 2 ओमेगा टी अपॉन में, यहां पे मैं क्या लिखूं, cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, और यहां पे मैं लिखता हूं कितना, वीएम स्क्वायर, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, वीएम स्क्वायर। कुल मिला के मुद्दा ये है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, डबल हो गई। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, डबल से ये क्या कर जाता है, ऑसिलेट करने लगता है, यानी एवरेज क्या हो जाएगा, डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगा। अगर आप 50 हर्ट्ज का क्या करे हो, वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए हो तो 50 हर्ट्ज की करंट मिलेगी, लेकिन पावर का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 100 हर्ट्ज का हो जाएगा। वो कितने का हो जाएगा, उसको आप कहेंगे ये कितना बन जाएगा भैया, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज ओमेगा टी, यह आपको मिल जाएगा। मैं कहता हूं अगर ऐसी बात है मेरे दोस्त, ऐसी बात है मेरे दोस्त, चलिए तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये ग्राफ आपको किस तरह से ऑब्टेन होना होगा, ये ग्राफ आपको किस तरह से ऑब्टेन होना होगा। तो मैं अगर देखूं तो ये ग्राफ मेरे को कुछ इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। किस तरह से, मैं कहता हूं आपके पास जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कुछ इस तरह से क्या कर रहा है, चल रहा है। ये वोल्टेज कुछ इस तरह से चल रहा है, वेव शेप सही बना है, हाँ लग तो रहा है। थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ये वाला इतना है ना, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बड़े प्यार से यहां तक पहुंचा दिए, और यहां से बड़े प्यार से पतला हो गया, कुपोषित हो गया, इसको पोषित कर देते हैं, क्योंकि पोषित करने के लिए मेरे को यहां से बदलना पड़ेगा, और यहां से मैं इसको फिर से पोषित कर देता हूं। ठीक है भाई, ये मैंने इसको बना दिया, ठीक नाउ, ठीक है, ये आपके पास एक साइनसोइडल वेव शेप आपको मिल गई। मैं कहा ये आपके पास क्या हो गया, अभी नहीं, पहले मैं इसको यहां पे मैं कहता हूं ये आपके पास 180 डिग्री आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री पे आपको कुछ इस तरह से मिल गए। लो भाई मैंने 180 बना दिया, और यहां पे आपने क्या कर दिया, 360 बना दिया, और यहां पे आपने क्या कर दिया, आगे चल के 360 यानी 2 पाई के बाद ये क्या बन जाएगा आपको, 3 पाई आपको मिल जाएगा। यानी यहां पे मैं बात करूं कि ये वाला वेव शेप, ये वाला आपको वेव शेप कैसा मिल गया, 0, ये क्या बन गया पाई, ये क्या बन गया 2 पाई, और ये आपको क्या बन गया 3 पाई बन गया, 3 पाई बन गया। ये मैक्सिमा कब अचीव किया, ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आपको पता है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, ये मैक्सिमा कब अचीव किया, इस पॉइंट पे ये क्या अचीव कर लिया, मैक्सिमा को अचीव कर लिया, इस पॉइंट पे अपनी मैक्सिमा को क्या कर लिया,
अचीव कर लिया, माने इस पॉइंट पे इसको मैक्सिमा मिल गया। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे इसको मैक्सिमा मिल गया तो ये अपनी मिनिमा को कब अचीव किया, तो इस पॉइंट पे इसको क्या मिल गया, मिनिमा मिल गया। फिर इसको मैक्सिमा कब मिला, इस पॉइंट पे इसको मैक्सिमा मिल गया। इस तरह से हमने बातें कर ली। यानी अगर मैं कहूं यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये आपको क्या मिलता हुआ मिल जाएगा, पाई बाई 2, और ये आपको क्या बनता हुआ मिल जाएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई कितना 2 बन जाएगा। और ये आपको क्या मिल जाएगा, बोलो भाई, ये आपको पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, 5 पाई बाई 2 बन जाएगा। 5 पाई बाई 2 आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, नाउ द केस क्या है कि ये तो आपको वोल्टेज मिल गया, ये रेड वाला आपको क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया, दैट इज प्लस Vm, है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस Vm बन जाएगा। ये आपके पास माइनस Vm बन गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Im कहां जा रहा है, मैंने कहा Vm से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। Vm से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। सो अगर मैं कहता हूं ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा नीचे है, किससे, करंट से। ऑब्वियस सी बात है नीचे ही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भैया, वो क्या आएगा, नीचे ही आएगा। तो आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा इससे कम कर दिया। मैं मान लेता हूं रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इससे क्या हो जाएगा, नीचे आपको मिल जाएगा करंट की वैल्यू, है ना। सो यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसको, करंट को। यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसको, करंट को। सो करंट आपको कैसा मिलेगा, करंट भी सेम फेज में है, ध्यान रहे ये बात, करंट वोल्टेज की कैसा है, सेम फेज में है। इट मींस जहां से वोल्टेज चलना स्टार्ट करेगा वहीं से क्या होगा, करंट भी चलना स्टार्ट करेगा, और वहीं पे करंट जाके जीरो भी हो जाएगा। यानी इसको क्या कर गया, फॉलो कर गया, ग्रीन वाला रेड वाले को फॉलो कर गया। और आगे मैं चलना स्टार्ट किया तो इसकी वैल्यू इस तरह से जा रही है, इसकी वैल्यू इस तरह से जा रही है। फिर आगे अगर मैं चलूंगा तो इसकी वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगी। बोलो भाई, सेम वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में है। वोल्टेज को करंट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। वोल्टेज को करंट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सो मैं कहूंगा ये क्या हो जाएगा, प्लस Im हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का Im हो जाएगा। प्लस Im और माइनस का कितना हो जाएगा, Im हो जाएगा। अब मजेदार चीज, एवरेज बताइए, एवरेज बताइए। एवरेज तो डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी डबल हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि अगर आपके पास प्योर रेसिस्टिव सर्किट है और उस पे आपने क्या लगाया, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाई है, तो इसका एवरेज कितने हर्ट्ज का हो जाएगा, एवरेज की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। अरे दुगना कर दो ना यार, दुगना कर दो, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कैसी होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। डबल से ये क्या कर जाता है, ऑसिलेट कर जाता है। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ये दिख रहा है क्या कलर, ये दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलिए, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। इसका मतलब है जो चीज 90 पे इसको मैक्सिमा दे रहा था, अब 90 पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले ग्राफ में देखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो 2 बार क्या कर जाता है, साइन वेव शेप ऑसिलेट कर जाता है। साइन का वेव शेप 2 बार क्या कर जाएगा, ऑसिलेट कर जाएगा। अब एम्पलीट्यूड में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, एम्पलीट्यूड तो कुछ भी होगा, मेरा इंटरेस्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है, फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब ये मत कहना कि एम्पलीट्यूड यहां से बड़ा करके दिखाओ, अगर मेरे को बड़ा करके दिखाना है, माने हाँ ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। चलो मैं बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूं इसमें, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे कैसी आ जाएगी, इससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, मैं कहता हूं कि इसका एम्पलीट्यूड देखूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा ही होगा, किससे, वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ज्यादा ही आपको मिलेगा, है ना। तो मैं इसका एम्पलीट्यूड यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका एम्पलीट्यूड यहां पे बना दे रहा हूं, है ना, यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं कहा अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बनाऊंगा तो ये डबलिया जाएगा, माने दुगना, दुगना माने जिस फ्रीक्वेंसी से ये चल रहा है इसकी दुगनी फ्रीक्वेंसी से 2 ओमेगा टी से क्या होगा, चलने लगेगा। सो अगर मैं दिखाऊं
तो हम कहेंगे कि ये क्या करेगा, 90 पे अपने आप को रिपीट, माने अपने आप को क्या कर देगा, 0 कर लेगा। अरे यहां पे देखो, इस तरह से आया और यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। फिर कहां चलेगा, यहां तक आएगा, इस तरह से आएगा और यहां से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइनसोइडल नहीं दिख रहा है ना, चलो प्यारा सा साइनसोइडल वेव शेप मिल जाएगा। बोलो भाई, अब फिर कैसा होगा, फिर यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, यहां पे जाएगा, इस पे फिर से रिटर्न आ जाना चाहिए। इसी के बीच में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक वेव शेप कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, अब दूसरी साइकिल के लिए जा रहा है। दूसरे साइकिल पे पहुंच गया, दूसरे साइकिल पे पहुंच गया, आधा कंप्लीट किया और फिर ये, अरे यार यहां पे पहुंच गया। बोलो भाई, ये दूसरा वेव शेप आपको मिल गया। तीसरे पे जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट करेगा इस मैग्नीट्यूड के साथ, और फिर कहां आ जाएगा, इस मैग्नीट्यूड के साथ ये रिटर्न आ जाएगा। इस मैग्नीट्यूड के साथ ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया। यहां पे देखो, ये फर्स्ट पॉजिटिव में क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ हो गया, ये आपके पास नेगेटिव हो गया, और ये आपके पास कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर यहां पे आपको नेगेटिव मिल गया, फिर ये ब्लू वाले को देखिएगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये आपको कैसा मिल गया, नेगेटिव मिल गया। क्या समझ में आया कि यहां पे रेड वाला तो वोल्टेज कितना था, Vm sin ओमेगा टी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, एक सिंगल हर्ज। अगर ओमेगा टी से चल रहा है, मान लीजिए आपने 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई की और यहां पे आपने करंट का वेव शेप क्या देखा, ये भी कितना आ गया, 50 हर्ज का। करंट और वोल्टेज तो सेम फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन अगर आप पावर की बात करेंगे, अगर आप किसकी बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, यानी पी एवरेज की अगर आप बात करोगे, तो यहां पे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। यानी ये 50 से कितने हर्ज पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया, यानी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। इसका मतलब है, अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी, जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ इनपुट, अगर आपने क्या लगाया है, एफ मान लेते हैं या एफ नॉट मान लेते हैं, तो पावर एवरेज की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, एफ नॉट हो जाएगी, यानी 2f0, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर किसी इनपुट प्योर रेसिस्टिव सर्किट के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी डालते हो f0, तो उसकी पावर एवरेज की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो ये आज हमने बात कर ली कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, एक प्योर रेसिस्टिव का पूरा एनालिसिस दिया, 1 घंटे के लेक्चर में सिर्फ रेसिस्टेंस बताया। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पे हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के साथ इसी जैसा एनालिसिस और करेंगे। चलिए।